Hello बच्चों, how are you? Myself Talwar Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. तो बच्चों आज हम हमारे चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर का थर्ड वीडियो लेके आए हैं। हम ये वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हमने दो लेक्चर में जो भी कुछ डिस्कशन किया है उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। बच्चों हमने हमारे वेरी फर्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी पावर का हमने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें हमने वर्क बाय कांस्टेंट फोर्स की बात की थी और हमने वर्क फाइंड करने का एक फार्मूला देखा था कि वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और हमने फार्मूला लिखा था वर्क W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट डिस्प्लेसमेंट S। And if we remove the dot product between vector force and displacement, so we can write the magnitude of work W is equal to force F multiplied by displacement D multiplied by cos theta, where theta is angle between force and displacement. बच्चों on the base of this formula work is equal to फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमने तीन तरह के वर्क देखे थे कि हमें वर्क की वैल्यू पॉजिटिव भी मिल सकती है, नेगेटिव भी मिल सकती है और ज़ीरो भी मिल सकती है। बच्चों हमने फर्स्ट केस देखा था कि अगर हम किसी बॉडी पे जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुआ तो हमें मिलने वाला वर्क पॉजिटिव मिलेगा। दैट मीन्स इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो सो वर्क विल बी पॉजिटिव। ओके, अब बच्चों मैं कुछ यहाँ पे कुछ ऐड करने वाला हूँ। अगर किसी बॉडी पे होने वाला वर्क अगर पॉजिटिव है तो उस बॉडी को हम कुछ एनर्जी सप्लाई करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। बॉडी पे होने वाला जो वर्क है वो हमें पॉजिटिव क्यों मिला? बिकॉज हमने उस बॉडी पे कुछ वर्क किया, हमने उस बॉडी को कुछ एनर्जी सप्लाई की, तभी वो बॉडी पॉजिटिव वर्क कर सकती है। तो याद रखना जब भी किसी बॉडी पे पॉजिटिव वर्क हो रहा है तो उस बॉडी की एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। सेम एज इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री, दैट मीन्स बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर हम बॉडी पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और बॉडी डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं if the angle between force and displacement is 180 degree then the work on the body will be negative। अब बच्चों आपको यहाँ पे क्वेश्चन होगा सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अगर हम बॉडी पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाए और बॉडी डिस्प्लेस अपोजिट डायरेक्शन में हो, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो बच्चों ध्यान में रखना अगर हम बॉडी पे कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं तब उस बॉडी और हमने उस बॉडी को जिस सरफेस पे रखा है उन दोनों के कॉन्टेक्ट सरफेस के अलोंग बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव होती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कुछ फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो यहाँ पे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हमने बॉडी पे जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया उस डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, बट बॉडी पे ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स वर्क किस डायरेक्शन में हुआ? अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। बिकॉज ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बॉडी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। सो इन दिस केस द फ्रिक्शन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी both are in opposite direction, so angle between them is 180 degree, so work on the body will be negative। और बच्चों हमने थर्ड केस देखा था कि अगर किसी बॉडी पे लगने वाला फोर्स उस बॉडी के डिस्प्लेसमेंट से
90 डिग्री है, दैट मीन्स इफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज परपेंडिकुलर, सो एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, सो इन दिस केस द वर्क ऑन द बॉडी विल बी 0, बॉडी पे कुछ वर्क नहीं होगा। ध्यान में रखना, अगर बॉडी पे लगने वाला फोर्स और अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है तो बॉडी पे कुछ भी वर्क होगा नहीं, तो बॉडी पे होने वाला वर्क कैसा होगा, वर्क ऑन अ बॉडी विल बी 0 होगा। ओके, अब बच्चों आज हम बात करते हैं एनर्जी की, कि एनर्जी क्या है, फिर हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, एंड बच्चों हम कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्टली फोकस करते हैं एनर्जी पे। तो बच्चों जब हमारे माइंड में जब भी हम एनर्जी सुनते हैं, एनर्जी वर्ड सुनते हैं, तब हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में एक ही आइडिया आता है कि जिस बॉडी की एनर्जी ज़्यादा होगी उस बॉडी ज़्यादा वर्क कर सकेगी। डेट मीन्स एनर्जी ऑफ द बॉडी इज द एबिलिटी और द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क। जिस बॉडी की वर्क करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, एबिलिटी ज़्यादा है, उस बॉडी की एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो एनर्जी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, energy of the body is the ability or the capacity of the body to do work। अब बच्चों हमने फर्स्ट लेक्चर में वर्क का ऐसा यूनिट, CGS यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला देखा था। तो हमने वर्क का ऐसा यूनिट देखा था कि ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड जूल इज डिनोटेड बाय कैपिटल J। बच्चों according to definition of energy of the body is the ability of or the capacity of the body to do work। तो बच्चों जो यूनिट वर्क का होगा वो ही यूनिट किसका होगा, एनर्जी का होगा। सो यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज द यूनिट ऑफ वर्क। जो यूनिट वर्क का है वो ही यूनिट किसका है, एनर्जी का है। वर्क का ऐसा यूनिट क्या था, वर्क का ऐसा यूनिट था जूल। सो यहाँ पे एनर्जी का ऐसा यूनिट भी क्या होगा, जूल होगा, एंड जूल कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल J। अब बच्चों इफ यू टॉक अबाउट CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, तो CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में एनर्जी का यूनिट होगा अर्ग। और हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में जूल और अर्ग के बीच का रिलेशन निकाला था। 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग। ओके, तो ये आपको MCQ में आ सकता है, 1 जूल इज इक्वल टू ब्लैंक अर्ग, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग। ओके, चलो अब हम बात करते हैं। ओके, अब ध्यान से सुनना, एनर्जी is similar to work, that means the unit of work and energy both are same, that means the dimensional formula of energy is same as the dimension formula of work। और वर्क का डायमेंशन फार्मूला हमने देखा था m1 L2 T पावर -2। ओके बच्चों, हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में जो किया था ना उसमें थोड़ी मिस्टेक थी, तो आप उस लेक्चर को फिर से देख लेना। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, ध्यान से सुनना, वर्क इज इक्वल टू वर्क W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम यहाँ पे लिख लेते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होता है मीटर। इंस्टेड ऑफ राइटिंग न्यूटन वी कैन राइट kg मीटर सेकेंड पावर -2, और यहाँ पे मीटर एज इट इज, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2। तो यहाँ से हम वर्क का डायमेंशन फार्मूला निकाले, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं MLT
M stands for mass and SI unit of mass is kg. So kg power 1. So here we can write m power 1. L stands for length and SI unit of length is meter square. So we can write L2. T is the time and SI unit of time is second. So m1 L2 t power -2. हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई थी लिखने में, तो आप उस लेक्चर को फिर से ज़रा देख लेना। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होगा, m1 L2 t पावर -2। तो बच्चों यहाँ पे एनर्जी का भी डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, नॉट यूनिट डायमेंशन फार्मूला, एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला भी होगा m1 L2 t पावर -2। ओके, चलो अब हम बच्चों बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी की बात हो गई, अब एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, द एनर्जी possessed बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। किसी भी बॉडी की मोशन की वजह से, उसकी स्पीड की वजह से, उसकी जो भी कुछ एनर्जी होगी, उस एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। द एनर्जी ऑफ द बॉडी possessed by the virtue of its motion is known as kinetic energy of the body। अब बच्चों हम काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज द हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। फिर से एक बार, kinetic energy of the body is defined as half of the product of mass of the body and square of the velocity of the body। So we can write the kinetic energy of the body is equal to half of the product of mass of the body and square of the velocity of the body। So we can write kinetic energy can be denoted by Ke is equal to half mv square। ओके, अब बच्चों यहाँ पे देखो, बॉडी का जो मास है वो तो वैसे भी कांस्टेंट रहने वाला है। ओके, तो मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। सो यहाँ से अगर हमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो हमें बॉडी को ज़्यादा वेलोसिटी से मोशन कराना पड़ेगा। सो हम on the basis of this equation we can write, if the body moves with more speed would have more kinetic energy in compared to the kinetic energy of the body move with less speed। जो बॉडी ज़्यादा वेलोसिटी से मोशन करेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी जो बॉडी इन कंपेयर टू फर्स्ट बॉडी कम वेलोसिटी से मोशन कर रही है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज मोर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज मोर एंड इफ द बॉडी मूव्स विथ लेस वेलोसिटी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी वुड बी लेस। अब बच्चों देखो यहाँ पे अब हम बात करेंगे हमारे 2 मार्क्स का मोस्ट IMP कंसेप्ट, वर्क एनर्जी थियरम फॉर कांस्टेंट फोर्स। बच्चों यहाँ पे फोकस करना, वर्क एनर्जी थियरम फॉर कांस्टेंट फोर्स। तो हमने ये जो फर्स्ट लेक्चर हमने बच्चों बनाया था, उस फर्स्ट लेक्चर में हमने जो भी वर्क के बारे में बात की थी वो था वर्क बाय कांस्टेंट फोर्स। बट हमने यहाँ वहाँ पे बोला नहीं था कि ये जो फोर्स है वो ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स है, ये जो वर्क है वो ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स है, ऐसा हमने बोला नहीं था। तो हम कांस्टेंट फोर्स को पहले तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज कांस्टेंट फोर्स। तो बच्चों ऐसा फोर्स जिसकी वैल्यू पूरी प्रोसेस में चेंज ना हो, तो ऐसे फोर्स को हम बच्चों क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फोर्स बोलेंगे। यहाँ पे हमें जो वर्क एनर्जी थियरम देखना है वो कांस्टेंट फोर्स के लिए देखना है और हमें यहाँ पे 1 डायमेंशनल मोशन में देखना है। दैट मीन्स बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा
वो ओनली वन डायरेक्शन में होगा, डेट मीन्स वन डायमेंशनल मोशन होगा, बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। मान लो बच्चों, अगर किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u जितनी है, ओके, और अगर हम उस बॉडी पे कुछ अमाउंट का कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं, ध्यान से सुनना, अगर किसी बॉडी इनिशियली u जितनी वेलोसिटी से मोशन कर रही है, बॉडी जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है उस ही डायरेक्शन में बॉडी पे हम कैपिटल F जितना फोर्स लगाते हैं, तो बच्चों होगा क्या, फोर्स लगने से बॉडी कुछ डिस्प्लेस होगी और डिस्प्लेसमेंट के साथ बॉडी की जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और बॉडी की वेलोसिटी चेंज होके बॉडी ने जो वेलोसिटी गेन कर ली उसको हम स्मॉल v से डिनोट करेंगे, और स्मॉल v जितनी वेलोसिटी गेन करने के लिए बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट किया उसको हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इफ द बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, बॉडी का जो मोशन हो रहा है वो कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। इट एक्वायर्स वेलोसिटी v विथ डिस्प्लेसमेंट s, देन फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। बच्चों हमने चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हमने कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के 3 फॉर्मूले डिराइव किए थे। उसमें फर्स्ट फार्मूला था वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी v इज इक्वल टू u प्लस at। फिर से एक बार, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी v इज इक्वल टू u प्लस at, वेर u इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, a इज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एंड t इज टाइम। सेकंड इक्वेशन था डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फिर से तीनों फॉर्मूलों को फिर से थोड़ा याद कर लेते हैं। फर्स्ट फार्मूला हमने डिराइव किया था v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन हमने डिराइव किया था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो बच्चों यहाँ पे हम कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं। सो वी कैन राइट v स्क्वायर minus u square is equal to 2as. This is a third equation of constant accelerated motion. अब बच्चों ध्यान से सुनना, हम काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज द हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सो यहाँ से हम हाफ mv स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बोल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से हम इस इक्वेशन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो यहाँ से आप अपना दिमाग लगाओ कि हम इस इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे v स्क्वायर है, वो वेलोसिटी है, यहाँ पे भी v वेलोसिटी है, u भी वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड u है बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी। अगर बच्चों हम यहाँ से ध्यान से सुनना, अगर हम बच्चों इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड पे हाफ m से मल्टीप्लाई कर दे तो इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
पर बच्चों अगर हम किसी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली हमें उससे ही राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टू कन्वर्ट दिस थर्ड इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन इनटू द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई by half m on both sides of an equation, इक्वेशन की दोनों साइड्स पे हम 1/2 m से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ से आप देख सकते हो हाफ से मल्टीप्लाई किया, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as मल्टीप्लाई बाई 1/2 m। हमने इक्वेशन को दोनों साइड्स पे 1/2 m से मल्टीप्लाई किया। 1/2 m से हमने तो यहाँ पे सिर्फ हाफ से ही मल्टीप्लाई कर दिया। सो देखो यहाँ पे 1/2 m इंटू ब्रैकेट में हमने क्या लिखा v² माइनस u²। अब बच्चों हम यहाँ से इस ब्रैकेट को रिमूव करते हैं तो हम लिख सकते हैं 1/2 m v² माइनस 1/2 m u² इज इक्वल टू, अब बच्चों देखो यहाँ पे ये जो 2 है और डिनोमिनेटर पार्ट में जो 2 है वो कैंसल आउट हो जाएंगे। सो वी कैन राइट m को पहले लिखते हैं m इंटू a इंटू s, ओके, m इंटू a इंटू s, और यू कैन राइट a इंटू s इंटू m, आपको जो भी ठीक लगे आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब बच्चों देखो v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सो फाइनल वेलोसिटी पे बॉडी की हमें कुछ फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, बट कैसी, फाइनल, माइनस 1/2 m u² को भी हम क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, बट u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सो हम इसको बोल सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अब बच्चों ध्यान से सुनना, ध्यान से, m इंटू a। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था, फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो बच्चों यहाँ से हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग ma वी कैन राइट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में? ओके, ऐसा हमने कैसे लिखा, बिकॉज फोर्स F इज इक्वल टू ma, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब बच्चों देखो यहाँ से फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें यहाँ पे मिलेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज कैन बी डिनोटेड बाय डेल्टा। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे व्हाट इज एस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, व्हाट इज फोर्स, force acting on a body, and the product of force and displacement। बच्चों हमने ये थियोरी स्टार्ट की तब हमने पहले ही ये देखा कि बॉडी जिस डायरेक्शन में मोशन में है उसी डायरेक्शन में अगर हम बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट से कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज force and displacement both are in same direction, so angle between them is 0 degree and cos 0 is equal to 1। so यहाँ से force into displacement क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। so हमें यहाँ से एक most IMP formula for to solve the numericals। बच्चों हम जब
इलस्ट्रेशन का और एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो आपको अगर रत्ता मारना है तो आप मार सकते हो, बट रत्ता नहीं मारना है, हमने आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिया है। चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द बॉडी। अगर किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, डेट मीन्स उस बॉडी पे कुछ वर्क हुआ है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी energy of the body is equal to work done। तो अगर हमें बच्चों अगर हमें फाइंड करना है बॉडी पे कितना वर्क हुआ, और हमें फोर्स और बॉडी पे लगने वाला फोर्स और बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो अगर हमें नहीं दिया हुआ होगा, तो बच्चों अगर हमें बॉडी का मास और बॉडी की इनिशियल और बॉडी की फाइनल वेलोसिटी दी गई हो तब भी हम विद द हेल्प ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनडायरेक्टली वर्क डन ऑन द बॉडी निकाल सकते हैं। सो देखो फिर से यहाँ पे चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन। दिस इज अ वर्क एनर्जी थियरम। वर्क एंड एनर्जी के बीच का कुछ हमें रिलेशन मिला। ओके, अब बच्चों ध्यान से सुनना, हम यहाँ पे इस टॉपिक के रिलेटेड नहीं है। ओके, ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। यहाँ पे बच्चों हमने फर्स्ट लेक्चर में कुछ बात नहीं की थी, तो यहाँ पे देख लेना। हमने ये बात की थी कि बॉडी पे होने वाला वर्क पॉजिटिव कब होगा, अगर बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव हो रही है, बॉडी पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव होगी, दैट इज डिस्प्लेस होगी, तो बॉडी पे होने वाला वर्क हमें कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। बच्चों ऐसा भी याद रखना, एमसीक्यू के लिए मोस्ट टाइम पे, एमसीक्यू के लिए मोस्ट टाइम पे। फर्स्ट, if angle theta is less than 90 degree, if the angle between force and displacement is less than 90 degree, और बच्चों 90 से छोटे एंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। कैसा एंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल। if the angle between force and displacement is less than 90 degree, the work W on a body is positive। ऐसा भी आपको याद रखना है। आपको यहाँ से MCQ बन सकता है, और आप जब आफ्टर 12th साइंस आप GEE की जब एग्ज़ाम दोगे, दैट इज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अप्लाई करोगे, तब ये कंसेप्ट आपके लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा। सेकेंड, इफ द एंगल थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड इज लेस देन 180 डिग्री। अगर बच्चों एंगल थीटा 90 से बड़ा और 180 से छोटा हुआ, दैट मीन्स इफ द एंगल थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, सो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल। कैसा एंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। तो बच्चों अगर थीटा 90 से ज़्यादा हो गया और 180 से कम हो गया, तो अगर कॉस की वैल्यू 90 से 180 में हमें कैसी मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। सो यहाँ पे बॉडी पे जो वर्क होगा वो वर्क कैसा वर्क होगा, नेगेटिव वर्क होगा। ओके, और बच्चों ध्यान से सुनना फिर से, अगर बॉडी पे
होने वाला वर्क अगर पॉजिटिव है तो बॉडी की जो एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। बिकॉज अगर हम बॉडी को कुछ एनर्जी सप्लाई करते हैं तभी बॉडी पे पॉजिटिव वर्क होगा। ओके, आप ऐसा भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे if the angle in second case if the angle between force and displacement is greater than 90 degree and is less than 180 degree means 90 से बड़ा 180 से छोटा होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अगर बॉडी पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ऐसे है, तो यहाँ पे अगर एंगल ये थीटा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो देखो यहाँ पे बॉडी इस डायरेक्शन में मूव होना चाहती है पर उसके यहाँ पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, इस डायरेक्शन में लगा, तो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है, दैट मीन्स जो मोशन है उसको इस फोर्स ने क्या की, रिलीज कर दी, डिक्रीज कर दी। तो होगा क्या, बॉडी की जो कुछ एनर्जी है वो एनर्जी क्या कर गई, डिक्रीज हो गई। और बॉडी की अगर एनर्जी डिक्रीज होगी तो उस बॉडी ने वर्क किया। ओके, तो हमने उस बॉडी की एनर्जी क्या की, हमने कुछ ले ली। तो ऐसे केस में बॉडी पे होने वाला वर्क कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव वर्क होगा। ओके।